देश के अंदर राजनीतिक माहौल जो है वो गर्म है। जहां कांग्रेस पार्टी अडानी के पीछे पड़ गई है एक ही सवाल को लेके, वहीं अब लोगों का कहना यह है कि कांग्रेस के खिलाफ भी कहीं ना कहीं से अन्य जो विपक्षी पार्टी कांग्रेस की समझी जाती है वो कांग्रेस के ही लीडर्स को कांग्रेस के खिलाफ खड़ा कर रही है। गुलाम नबी आज़ाद की जो इस समय दिन प्रतिदिन उनके इंटरव्यूज़ और उनके जो बयान आ रहे हैं वो अपने आप में अचंभा करने वाले हैं। एक लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के साथ बने रहे गुलाम नबी आज़ाद और जेएनके के चीफ मिनिस्टर भी रहे, लेकिन अब जो वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी और उनके परिवार के कई विदेश में जो व्यापारी हैं उनसे संबंध हैं, वो बाहर जाते हैं उनसे मिलने, पार्टी के अंदर उनकी सुनवाई नहीं हुई, जो मेन लीडरशिप थी उसने उनकी बात नहीं मानी। तमाम इस तरह की चीज़ें जो हैं वो गुलाम नबी आज़ाद कह रहे हैं। अब कई जो पुराने लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद की नहीं चल पाई तो उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली। अब उनकी पार्टी भी कुछ खास कर नहीं पा रही है, तो कई लोगों का कहना है कि बीजेपी के इशारे पर उन्होंने इस तरह के बयान देने शुरू करे हैं। वहीं जो कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्यसभा के इमरान प्रतापगढ़ी, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा है कि अगर इतनी मेहनत गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी में रह के कर ली होती तो इस तरह का झूठ और प्रोपेगेंडा नहीं फैलाना होता। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर ये देखा जा रहा है, कई जो पुराने लीडर्स हैं वो अब कई तरह के बयान जो हैं वो दे रहे हैं, क्योंकि जो टाइम है 2024 के चुनावों का वो बहुत कम बचा है, कुछ ही महीनों बाद इलेक्शंस हैं, तो इस दौरान इसको एक दूसरे एंगल से भी देखा जा रहा है। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा है, कहीं ना कहीं वो ये कहना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो उनकी सरकार है कांग्रेस पार्टी की, भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा है, गहलोत जी को हमने पहले भी लिखा था और कांग्रेस के हाईकमांड को भी हमने लिखा था कि अब जब हम विपक्ष में बैठे थे तब हमारे पास भ्रष्टाचार की, बीजेपी के जो भ्रष्टाचारी हैं उनकी तमाम शिकायतें आ रही थी। आज हम सरकार के अंदर बैठे हैं, उसके बाद भी हम इस पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमने इलेक्शन में जब जीते थे उससे पहले कहा था मध्य प्रदेश की जनता से कि हम करप्शन फ्री मध्य प्रदेश को बनाएंगे, लेकिन हम कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी तक करप्शन के ऊपर कोई काम नहीं किया है, जिसके चलते सचिन पायलट एक दिन का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो इस तरह का सचिन पायलट का जो बयान है वो आप सुनिए क्या कहा उन्होंने। और उस समय जब हमने बात रखी थी तो जनता को, पार्टी को, वर्कर्स को, देश को ये हमने आश्वासित किया था कि हम बिना भेदभाव के जांच करवाएंगे, और हमारे पास उस वक्त पूरा तथ्य हमारे पास है। हम विपक्ष में थे, जब हम विपक्ष में थे तब तथ्य हमारे पास आ रहे थे। तो मैं नहीं मानता हूं कि सरकार में आने के बाद हमारे पास वो संकल्प शक्ति नहीं होगी कि हम उन तथ्यों को उजागर कर सकें। और ये जांच का विषय मैंने नहीं कहा, तो कई बार आपने देखा मुख्यमंत्री जी ने बोला है, कई बार सदन में बोला है, सदन के बाहर बोला है, तो इसलिए मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक इस पर कार्रवाई हुई नहीं है। 6-7 महीने में आचार संहिता लग जाएगी, इसलिए मैं ये आपके बीच साझा करना चाहता था। और साथियों, कई बार आप मुझसे सवाल पूछते हो और मैं जवाब देता हूं कि मैंने कांग्रेस लीडरशिप को राजस्थान के संदर्भ में कई सुझाव दिए हैं। मैंने कहा ना आप लोग कई बार, उनमें से एक सुझाव ये भी था कि पार्टी की साख बचाए रखने के लिए पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए आश्वासन और भाषण ऐसे ना लगे कि हम सिर्फ चुनावी रोटी सेकने के लिए झूठे मूठे आरोप लगाते हैं और सत्ता में आने के बाद हम सब भूल जाते हैं। तो ये सुझाव भी मैंने लीडरशिप को दिया था, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई हुई नहीं है, ये हम सब जानते हैं। इसी को देखते हुए, क्योंकि 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक, लगभग 200 साल पहले जन्मे ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए
कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। और एक दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूंगा शहीद स्मारक पर। इस बारे में मैंने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है। अनशन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने को रखा जाएगा। अब तक जो हम नहीं कर, जैसे कि आपने सुना, सचिन पायलट कह रहे हैं साफ तौर पे कि हमने हाईकमांड को और गहलोत साहब को कहा था, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि आगामी चुनावों के चलते जनता के सामने ये दर्शाना और ये कहना कहीं कांग्रेस पार्टी को ही जनता के सामने कमजोर प्रस्तुत ना करने की मंशा हो। तो इस तरह के बयान जो हैं वो कांग्रेस में बैठे लोग और कांग्रेस के जो पूर्व नेता रहे हैं वो तमाम इस तरह के बयान दे रहे हैं। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की ही बात कर ली जाए, पहले कांग्रेस में थे, अब जो है बीजेपी पार्टी के अंदर हैं, एविएशन मिनिस्टर हैं। अभी हाल फिलहाल के ही बयान में उन्होंने कहा है कि देश में 60 सालों में कांग्रेस ने 74 एयरपोर्ट्स दिए थे और मोदी जी के जीत जाने के बाद ये संख्या हमने डबल कर दी है। 148 हेलीपैड्स और एयरपोर्ट्स की बात कर रहे हैं अपने बयान में, अपने भाषण में, कि मोदी जी की अध्यक्षता में तमाम बीते कुछ 9 सालों के अंदर हमने ऑलमोस्ट डबल एयरपोर्ट करे हैं और आने वाले 4-5 साल में भी वो कह रहे हैं कि 200 एयरपोर्ट हम देश के अंदर बनाएंगे। But it is our Prime Minister, our प्रधान सेवक, our प्रधान रक्षक that could see the story unfolding 9 years ago. And therefore, in a country that had built only 74 airports in 65 years from independence, in a period of 9 years, under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, we have built a new additional 74 airports, helipads and waterdromes, doubling the number to 148. And the Prime Minister is very clear in his direction. India has to move forward and upwards, and we will build more than 200 airports, waterdromes and heliports in the next 4 to 5 years. वहीं कई लोगों का सवाल ये भी उठता है कि एयरपोर्ट बनाने से फायदा ही क्या जब देश की मैक्सिमम जनता उस एयरपोर्ट का लाभ ही ना उठा पाए, क्योंकि एक तरफ जो एयरपोर्ट बन रहे हैं और दूसरी तरफ जो गरीबी का स्तर बढ़ रहा है, उसके चलते कुछ चुनिंदा लोग ही आने वाले समय में हवाई यात्रा कर पाएंगे। वहीं अगर बात करी जाए महमूद पराचा की, तो उन्होंने भी ट्वीट के माध्यम से साफ तौर पे ये पूछा है ज्योतिरादित्य सिंधिया से कि आप ये भी बता दें कि इन एयरपोर्ट्स को बनवाने में जनता का कितना पैसा लगा है और उस जनता के पैसे से जब एयरपोर्ट बना लिया गया है तो अडानी को कितने में बेचा गया है और कितने एयरपोर्ट बेचे गए हैं। तो इस तरह की जो बयानबाजी है वो गर्म होती दिखाई दे रही है। पब्लिक इंटरेस्ट में सवाल पूछना भी कई बार भारी पड़ जाता है और कहना भी। तो इस तमाम चर्चा पे आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जो है वो आप ज़रूर साझा करें। आगामी चुनाव जो 2024 के हैं उसके चलते जो कांग्रेस के लिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से आप माहौल को देखते हैं, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा दें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।